चांदनी ने जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ मारा तो दूसरा लड़का चीखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा, पर चांदनी ने उसके पेट में बहुत जोर से लात मार दी और वो वही फर्श पर गिर पड़ा। तभी उस थप्पड़ मारने वाले लड़के ने उस पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन चांदनी ने टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर उसके सिर पर दे मारा। उसके सिर से खून बहने लगा। चांदनी ने गुस्से में वो फ्लावर पॉट फेंका और बोली, आइंदा ये गलती दोबारा मत करना, क्योंकि चांदनी अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानती है, समझे। इतना कहकर चांदनी गुस्से में फोन लेकर वहां से चली गई। तभी जिस लड़के को उसने लात मारी थी वो लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने जमीन पर पड़ा फ्लावर पॉट उठाया और तेजी से चांदनी के पीछे जाने लगा। वो चांदनी के सिर पर फ्लावर पॉट मारने ही वाला था कि तभी राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। चांदनी को कुछ पता नहीं चला, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। राजीव ने उस लड़के के हाथ से फ्लावर पॉट छीना और बोला, मर्द है तो मर्द बन। किसी लड़की की पीठ पर वार करना मर्द को शोभा नहीं देता और औरतों पर हाथ उठाने वाले तो मर्द कभी हो ही नहीं सकते। इतना कहकर राजीव ने फ्लावर पॉट उठाकर उसके सिर पर दे मारा। उसके सिर से खून बहने लगा। वो जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर सीढ़ियों से नीचे जा रही चांदनी ने तुरंत पलटकर ऊपर देखा तो वो राजीव के साथ उस लड़के को देखकर हैरान रह गई। राजीव ने उस लड़के को घूरते हुए फ्लावर पॉट फर्श पर फेंका और तेजी से सीढ़ियों से नीचे आया। चांदनी अभी भी उसे ही देख रही थी, पर राजीव ने उसे देखकर भी इग्नोर कर दिया और उसकी बगल से निकल गया। चांदनी ने फिर से उस लड़के की ओर देखा जो सिर पकड़े खड़ा था और फिर राजीव के बारे में सोचते हुए बाहर लॉन में आ गई। उसे परेशान देखकर समय ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों घूम रही है। कुछ नहीं, वहाँ क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है वहाँ, चांदनी ने स्टेज की ओर देखकर पूछा तो समय मुस्कुराते हुए बोला, बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। सिया और आकाश के फेरे होने से पहले दोनों परिवारों की कंपनियों का मर्जर हो रहा है, किसी डील के पेपर साइन हो रहे हैं वहाँ। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, कमाल की बात है ना समय। शादी दो आत्माओं का मिलन होती है, पर कुछ लोग उसे भी एक सौदा बना देते हैं और भूल जाते हैं कि सौदे और शर्तों की नींव पर रखी शादी की बुनियाद खोखली होती है, कभी भी टूट जाती है। पर मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारी सिया और आकाश का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का नहीं बल्कि 7 जन्मों का हो। उनके बीच कभी भी दूरियां ना आए और उनका प्यार कभी एक दूसरे के लिए कम ना हो। समय ने मुस्कुराते हुए पीछे से हाथ बढ़ाकर उसकी बांह पर रखा। प्यार बहुत मायने रखता है ना तेरी जिंदगी में चांदनी, समय ने पूछा तो चांदनी ने तुरंत उसकी ओर देखा और फिर 2 कदम चलकर बोली, मेरी जिंदगी में प्यार के अलावा और है ही क्या समय। 6 साल की थी मैं जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए थे। चाचा जी और चाची ने मुझे बहुत प्यार से पाला है। मेरा भाई भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे सारे दोस्त भी। तो प्यार तो मायने रखेगा ना मेरी जिंदगी में। उसकी बातें सुनकर समय मुस्कुरा दिया और बोला, चल फेरे शुरू होने वाले हैं। चांदनी ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। दोनों सबके बीच आ गए जहां मर्ज के पेपर साइन हो रहे थे। वहां इतने सारे लोग जमा थे कि चांदनी को आकाश की फैमिली वालों के चेहरे नजर ही नहीं आ रहे थे। उसने ऊपर उठकर देखने की कोशिश भी की पर कुछ नजर नहीं आया। कुकू भाटिया ने पेपर साइन किए तो सब लोग तालियां बजाने लगे। सबके साथ पीछे खड़े चांदनी और समय भी तालियां बजा रहे थे। कुकू भाटिया ने पेपर साइन करके पेन सिया के बैग की ओर बढ़ा दिया तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए पेपर साइन कर दिए। चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। कुकू भाटिया और अंजलि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सिया के डैड ने भी आगे बढ़कर कुकू भाटिया को अपने गले से लगाकर कहा, बधाई हो मिस्टर भाटिया। समधी होने के साथ साथ अब हम बिजनेस पार्टनर भी बन गए हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सुरेश साहब, कुकू भाटिया बोले। सुरेश मुस्कुरा दिए। विक्की भी इस मर्ज से बहुत खुश था। उसने और आकाश ने भी एक दूसरे को गले लगाया। तभी सिया की माँ बोली, फेरों का वक्त हो गया है, पंडित जी बुला रहे हैं, आइए। सब दुल्हा दुल्हन के साथ मंडप की ओर बढ़ने लगे तो चांदनी भी सबके साथ पलटकर मंडप की ओर जाने लगी। सबके जाते ही अंजलि ने मुस्कुराते हुए कुकू भाटिया को गले लगाकर कहा, फाइनली वी डिड इट। कुकू भाटिया ने मुस्कुराते हुए अंजलि की ओर देखा और पूछा, अब तो खुश हो ना तुम। जब तक खुराना कंस्ट्रक्शन हमारा नहीं हो जाता तब तक मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। अंजलि के इतना कहते ही कुकू भाटिया के जख्म एक बार फिर से हरे हो गए। वो गुस्से में बोले, खुराना कंस्ट्रक्शन हासिल करने के चक्कर में
मैं एक बार अपने जिगर के टुकड़े को खो चुका हूँ, अपना परिवार खो चुका हूँ, पर अब दोबारा कुछ नहीं खोना चाहता। उनकी बातें सुनकर अंजलि का चेहरा गुस्से में तमतमा गया और वो गुस्से में भड़की, जिस बेटे को आप खो चुके हैं उसकी मौत का कौन सा बदला ले लिया आपने, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपने एक बेटे की याद में दूसरे बेटे का नाम विक्रम रख देने से न उसकी कमी आपकी जिंदगी में पूरी होगी और न ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आपके बेटे के सिर्फ 2 ही सपने थे, पहली वो लड़की चांदनी और दूसरा खुराना कंस्ट्रक्शन, और दोनों को वो राजीव खुराना ले उड़ा। चांदनी को हासिल करने का उसका अधूरा सपना पूरा होना अब नामुमकिन है, पर खुराना कंस्ट्रक्शन को हासिल करके आप उसका दूसरा अधूरा सपना पूरा कर सकते हैं, उसकी आत्मा को शांति दे सकते हैं आप। कुकू भाटिया ने उसे घूरा और बोले, मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल चुकी है अंजलि, क्योंकि मैंने अपने बेटे की मौत का बदला जेल से बाहर आते ही ले लिया था, उस घर से उसका बेटा छीनकर। इसलिए अब ना मुझे खुराना कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना है और ना खुराना खानदान से। मैं अपने दोनों बेटों के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए आज के बाद खुराना कंस्ट्रक्शन का नाम भी अपनी जुबां पर मत लाना। इतना कहकर कुकू भाटिया वहां से चले गए। उनके जाते ही अंजलि खुद से बोली, खुराना कंस्ट्रक्शन को तो एक दिन मेरा होना ही है कुकू जी, फिर चाहे उसे आप हासिल करें या मेरे बेटे, तभी मेरा बदला पूरा होगा उस राजीव खुराना से। इतना कहकर अंजलि मंडप में आ गई। दुल्हा दुल्हन भी वहां पहुंच चुके थे। तभी चांदनी पिंकी से बोली, पिंकी मुझे तो बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं खाना खाने जा रही हूँ, तू चल रही है मेरे साथ? नहीं, मुझे तो शादी देखनी है, पिंकी दुल्हा दुल्हन की ओर देखते हुए बोली। चांदनी उससे कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी अभी बोला, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। पहले पेट पूजा करते हैं, फिर यहाँ की पूजा देखेंगे, चल। चांदनी ने सिर हिलाया और अभी के साथ डिनर करने जाने लगी। वो सुरेश से बात कर रहे कुकू भाटिया के बहुत करीब से निकल गईं, पर न उसने कुकू भाटिया को देखा और न उन्होंने उसे। इधर दुल्हा दुल्हन मंडप में बैठ ही रहे थे कि आकाश की नजर अपने दोस्तों पर पड़ी, जिनके सिर से खून बह रहा था। आकाश तुरंत दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसने उनसे पूछा, ये क्या हुआ तुम दोनों को? सब लोगों ने उन लड़कों की ओर देखा तो सिया भी उनके पास आई। आकाश ने फिर से उनसे सवाल किया, ये क्या हुआ तुम्हें? तो उसका एक दोस्त छत से बोला, वो सामने चेयर पर बैठकर शराब पी रहा लड़का शादी में आई एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। जब हमने उसे रोका तो उसने हमारी ये हालत कर दी। आकाश और बाकी सबने तुरंत राजीव की ओर देखा। उसे देखकर सिया की आंखें खुली की खुली रह गई। अंजलि ने भी राजीव की ओर देखने की कोशिश की, पर फिर उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने कॉल रिसीव की और बात करते हुए तेजी से वहां से चली गई। सिया ने जब राजीव को देखा तो तुरंत बोली, लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। वो राजीव भैया है मेरे भाई, वो कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हमारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। तभी दूसरा लड़का अपना सिर पकड़कर बोला। तो आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से में राजीव की ओर बढ़ने लगा। समय भी चुपचाप ये सब सुन रहा था। सिया ने तुरंत उसकी मॉम की ओर देखा तो वो भी तेजी से उसके पीछे गई। आकाश ने राजीव के पास आते ही उससे पूछा, क्या मेरे दोस्त पर हाथ तुमने उठाया है? राजीव ने बिना उसकी ओर देखे शराब का एक घूंट पिया और बोला, हाँ। सिया और उसकी माँ एक दूसरे की ओर देखने लगी। तभी सिया ने आगे आकर राजीव से पूछा, पर भैया आपने ऐसा क्यों किया? ये सवाल तुम अपने होने वाले पति के दोस्तों से पूछो सिया, जवाब ये ज्यादा बेहतर दे सकेंगे। राजीव उठकर बोला। तो सिया की मां ने राजीव की बांह को छूकर कहा, बेटा इन लोगों का कहना है कि तुम एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे और जब इन्होंने तुम्हें रोका तो तुमने इन्हें मारा। मैं जानती हूँ राजीव कि ये सच नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। बताओ कि बात क्या है? आंटी, अपने किए की सफाई वो लोग देते हैं जो गलत हो, और मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए अपने किए की सफाई नहीं दूंगा। पर आपने पूछा है तो ये जरूर कहूंगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। राजीव के इतना कहते ही आकाश गुस्से में भड़का, ये भी तो हो सकता है कि तुम गलत हो और मेरे दोस्त सही, इसलिए तुम अपने किए की सफाई नहीं दे रहे हो। राजीव बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगा। तभी आकाश फिर से बोला, तुम बिना मेरे दोस्तों से माफी मांगे यहाँ से नहीं जा सकते हो राजीव। राजीव के कदम रुक गए। आकाश उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अकड़ कर बोला, हिंदुस्तान चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए राजीव, पर अपने संस्कार नहीं भूलता,
ये सुना है मैंने। शादी में आए बारातियों का अपमान इस देश में भगवान का अपमान समझा जाता है, इसलिए तुम्हें मेरे दोस्तों से माफी तो हर हाल में मांगनी ही होगी। बिना गलती के तो मैं भगवान से भी माफी ना मांगू आकाश, तो फिर तुम्हारे दोस्त क्या चीज है? राजीव उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। आकाश ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। तभी अंजलि वहां आकर बोली, अगर अपनी इस बदतमीजी के लिए तुमने मेरे बेटे और उसके दोस्तों से माफी नहीं मांगी तो ये शादी नहीं होगी और बारात अभी और इसी वक्त वापस लौट जाएगी। अंजलि के इतना कहते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सिया की मां तुरंत अंजलि के पास आकर बोली, अंजलि जी ये कैसी बातें कर रही है आप? इतनी छोटी सी बात पर आप बारात वापस ले जाना चाहती है? ये कोई छोटी बात नहीं है, यहाँ मेरे बेटे का अपमान हो रहा है और मेरा बेटा आपका भी दामाद है और ये लड़का ये आपका नौकर है। एक नौकर आपके सामने आपके दामाद की बेइज्जती करे ये आप सहन कर सकती है, पर मेरे बेटे की बेइज्जती मैं सहन नहीं कर सकती। माफी तो इसे मांगनी होगी, अब फेरे तभी होंगे जब ये लड़का मेरे बेटे और उसके दोस्तों से माफी मांगेगा। अंजलि राजीव को घूरते हुए बोली। तभी सिया आगे आई और बोली, ये इस घर के नौकर नहीं मेरे भाई हैं और मेरे भाई की बेइज्जती मैं भी सहन नहीं करूंगी। अगर वो कह रहे हैं कि आकाश के दोस्त झूठ बोल रहे हैं तो वो सच कह रहे हैं। सिया के इतना कहते ही आकाश का गुस्सा और बढ़ गया। वो सिया के पास आकर बोला, तुम इतने लोगों के बीच मेरी और मेरे परिवार की इंसल्ट कर रही हो सिया? अच्छा, तो तुम और तुम्हारी मॉम जो कर रहे हो वो क्या है आकाश? सिया ने उसी के लहजे में सवाल किया। आकाश कुछ नहीं बोल सका तो सिया गुस्से में अंजलि के पास आकर बोली, और मॉम, बारात वापस ले जाने की धमकी देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां मेरे परिवार वालों का सम्मान ना हो वहां मैं खुद शादी करना पसंद नहीं करूंगी। सिया। तभी सुरेश वहां आकर गुस्से में चीखे। उनके साथ कुकू भाटिया भी थे। राजीव उनकी ओर पीठ करके खड़ा था, इसलिए एक बार फिर दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। शोर सुनकर विक्की भी वहां आ गया था। सुरेश सिया के पास आकर बोले, सिया माफी मांगो आकाश और अंजलि जी से। आई एम सॉरी। सिया आकाश और अंजलि की ओर देखकर बोली, पर आकाश ने मुंह फेर लिया। तभी कुकू भाटिया ने आकर सिया के सिर पर हाथ फेरा और आकाश से बोले, तुम्हारी माँ तो है ही ना समझ, पर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नहीं तोड़े जाते आकाश, इसलिए जो भी बात है उसे यही खत्म करो और शादी के मंडप में चलो। मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त बीतता है तो बीत जाए, पर जब तक राजीव मुझसे, मॉम से और मेरे दोस्तों से सॉरी नहीं बोल देता मैं शादी के मंडप में नहीं जाऊंगा, आकाश अकड़ कर बोला। पर राजीव ये सब सुनकर भी टस का मस नहीं हुआ। सिचुएशन को देखते हुए समय आगे आकर बोला, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, किसे माफी मांगनी चाहिए और किसे नहीं, इस बात का फैसला 2 मिनट में हो जाएगा। अगर वो लड़की जिसके साथ बदतमीजी हुई है वो यहाँ आकर सबको सच बता दे। समय ठीक कह रहा है। राजीव बेटा कौन है वो लड़की? तभी सुरेखा ने पूछा, पर राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेखा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, राजीव बात को समझो बेटा, हम लड़की वाले हैं। अगर आज ये बारात लौट गई तो कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन सिया होगी। प्लीज बताओ कि वो लड़की कौन है? मैं उस लड़की को नहीं पहचानता आंटी। राजीव बिना पलटे बोला, तो वो लड़का जिसे राजीव ने मारा था। वो तुरंत बोला, अगर ये उस लड़की को नहीं जानता तो जाहिर सी बात है कि वो लड़की बारातियों के साथ आई है, तो हम उसके साथ बदतमीजी क्यों करेंगे? उस लड़की के बारे में ना बताकर इस लड़के ने खुद ही साबित कर दिया कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए इसे हमसे माफी मांगनी होगी। कुकू भाटिया अंजलि के पास आकर आहिस्ता से बोले, छोटी छोटी बातों पर ड्रामा करना बंद कर दो अंजलि, क्योंकि आज अगर ये शादी नहीं हुई तो मर्जन भी नहीं होगा, और अगर ये मर्जन नहीं हुआ तो सुरेश साहब का कम, हमारा नुकसान ज्यादा होगा। अंजलि ने तुरंत नजरें उठाकर उनकी ओर देखा तो उन्होंने उसे ये तमाशा खत्म करने का इशारा किया। तभी राजीव बिना पलटे बोला, आई एम सॉरी। सब हैरानी से उसे देखने लगे। राजीव बिना पलटे वहां से चला गया, पर उसकी आवाज सुनते ही कुकू भाटिया की आंखें खुली की खुली रह गई। वो मन ही मन बोले, ये आवाज तो। उन्होंने पलट कर देखा ही था कि तभी अंजलि बोल पड़ी, उस लड़के ने माफी मांग ली है तो ये बात यही खत्म करते हैं और शादी के मंडप में चलते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है। इतना कहकर उसने आकाश की ओर देखा जो अभी भी गुस्से में था। अंजलि ने सबकी नजरों से बचते हुए उसकी हथेली पकड़ी और उसे चलने का इशारा किया।
आकाश ने सिया की ओर देखा और मुस्कुराने लगा, तो सिया गुस्से में शादी के मंडप की ओर बढ़ने लगी। उसके जाते ही अंजलि आहिस्ता से आकाश से बोली, हमारा मकसद पूरा करने के लिए ये शादी होना बहुत जरूरी है आकाश, जानते हो ना। यस मॉम, आकाश जाती हुई सिया की ओर देखकर बोला और फिर उसके पीछे चला गया। उसके जाते ही विक्रम अंजलि के पास आकर बोला, मॉम इतनी सी बात पर इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी आपको। इतना तो सोचा होता कि सिया उस लड़के को अपना भाई कह रही थी। अंजलि ने गुस्से में उसे घूरा और बोली, भाई माय फूट, 2 कौड़ी का नौकर है वो इस घर का, और उसने मेरे बेटे की इंसल्ट की है जो उससे बहुत महंगी पड़ने वाली है, और एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद सिया को भी ये बात जरूर सिखाऊंगी कि अपनी सास के साथ कैसे पेश आया जाता है। इतना कहकर अंजलि गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही विक्की ने इरिटेट होकर अपनी गर्दन हिला दी। तभी उसकी नजर अपने डैड पर पड़ी, जो परेशान से ना जाने क्या सोच रहे थे। विक्की ने उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, व्हाट हैपेंड डैड। कुकू भाटिया जैसे चौंक गए। उन्होंने तुरंत विक्की की ओर देखा और फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, कुछ नहीं सन, बस अचानक से बीता हुआ कल सामने नजर आने लगा। उनकी आंखों में उदासी देखकर विक्की ने पूछा, बहुत मिस करते हैं ना आप विक्रम भाई को। ये सुनकर उन्होंने विक्की के चेहरे को छुआ और बोले, करता था, पर उसके जाने के बाद जब उसके बर्थडे पर तुम पैदा हुए तो मेरे लिए मेरा विक्की लौट आया। उनके इतना कहते ही विक्की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कुकू भाटिया ने उसे अपने गले से लगा लिया। इधर सिया गुस्से में शादी के मंडप में आकर बैठ गई। आकाश भी उसकी बगल में आ बैठा। उसने सिया की ओर देखा तो वो उसे गुस्से में नजर आई। आई एम सॉरी सिया, आकाश बोला, पर सिया ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। तभी पंडित जी बोले, अब आप दोनों गौरी गणेश का पूजन करोगे। दोनों पंडित जी के बताए अनुसार पूजन करने लगे। आकाश फिर से बोला, आई एम सॉरी सिया। सिया ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें देखकर समय परेशान होकर मन ही मन बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिया गलत आदमी से शादी कर रही है। ये आकाश उसके लिए सही लड़का नहीं है। वो सिया के बारे में सोच ही रहा था कि तभी चांदनी और अभी वहां आ गए। अरे अभी तो गणेश पूजन ही चल रहा है, मुझे तो लगा था कि मैंने फेरे मिस कर दिए, चांदनी बोली। उसकी बातें सुनकर समय वहां से चला गया। उसे इस तरह जाते देख चांदनी अभी से बोली, इसे क्या हुआ, ऐसे क्यों चला गया। शायद बारातियों को खाना खाते देख उसे भी भूख लग गई होगी। अभी मंडप में हो रही शादी को देखते हुए बोला, पर चांदनी तेजी से समय के पीछे चली गई। वो दौड़कर उसके पास आई और फिर उसके साथ चलते हुए बोली, क्या हुआ, अपसेट लग रहे हो। समय वही एक चेयर पर बैठकर बोला, मुझे लगता है चांदनी कि सिया एक गलत आदमी से प्यार कर बैठी है और ये शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। चांदनी ने उसके पास वाली चेयर पर बैठकर पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो समय। सिया आकाश को बहुत वक्त से जानती है और मुझे भी वो बुरा इंसान नहीं लगता। मुझे भी यही लगता था, पर जो अभी कुछ देर पहले तमाशा हुआ, अगर तूने उसे देखा होता तो तेरी राय भी आकाश के लिए बदल जाती। समय के इतना कहते ही चांदनी ने उसे हैरानी से देखा। समय ने उसे सब कुछ बताया। चांदनी परेशान होकर उसकी बातें सुन रही थी तो समय फिर से बोला, ये सारा पंगा उस राजीव की वजह से हुआ है। अगर वो माफी मांग लेता या उस लड़की के बारे में बता देता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती कि आकाश की मोम को बारात वापस ले जाने वाली बात कहनी पड़ती। वो तो आकाश के डैड ने आकर सिचुएशन को संभाल लिया और उस अकड़ू आदमी ने भी उन लड़कों को सॉरी कह दिया। वैसे राजीव का जिस तरह का एटीट्यूड है, मुझे भी यही लगता है कि वो झूठ बोल रहा था। आई एम श्योर कि उसने सच में किसी लड़की के साथ बदतमीजी की होगी। नहीं समय, राजीव जी झूठ नहीं बोल रहे थे। चांदनी के इतना कहते ही समय ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, तुझे कैसे पता कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। क्योंकि जिस लड़की के साथ उन दोनों लड़कों ने बदतमीजी की थी वो लड़की मैं हूँ। चांदनी के इतना कहते ही समय उठकर खड़ा हो गया। चांदनी भी उठकर बोली, हाँ समय, जब मैं सिया का फोन लेने गई थी तो उन लड़कों ने मेरे साथ ही बदतमीजी की थी। चांदनी ने उसे सब कुछ बताया तो समय ने उससे पूछा, पर चांदनी अगर तू वो लड़की है तो राजीव ने ये बात सबके सामने क्यों नहीं बताई। चांदनी परेशान होकर सोच में पड़ गई। तभी उनकी बातें सुन रही पिंकी बोली, शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता हो कि इतने सारे लोगों के बीच एक लड़की का तमाशा बने। दोनों ने पलटकर तुरंत उसकी ओर देखा। पिंकी उनके पास आई और बोली, मुझे लगता है कि तुझे जाकर राजीव को थैंक यू कहना चाहिए।
उसने तुझे उन गुंडे लड़कों से भी बचाया और फिर सबके सामने तेरा तमाशा बनने से भी। अगर उसने सबके सामने तेरा नाम ले लिया होता चांदनी, तो इस वक्त सबकी नजरें वहां शादी के मंडप में बैठे दुल्हा दुल्हन से ज्यादा तुझे घूर रही होती। चांदनी परेशान होकर राजीव के बारे में सोचने लगी। समय एकटक उसे देखने लगा। वो मन ही मन बोला, चांदनी का बार बार उस लड़के के करीब जाना या उससे बात करना मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है। तभी चांदनी वहां से उठकर चली गई। पिंकी और समय बिना कुछ कहे उसे जाते देख रहे थे। चांदनी की नजरें आगे बढ़ते हुए राजीव को तलाश रही थी। तभी उसे राजीव लॉन में लगे झूले के पास खड़ा नजर आया। चांदनी आकर उसके पीछे खड़ी तो हो गई, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसने अपनी चुनरी को बहुत कसकर अपनी हथेली में पकड़ा और हिम्मत जुटाकर कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी राजीव बिना उसकी ओर देखे उसकी चूड़ियों की खनक सुनकर बोल पड़ा, चली जाओ यहाँ से। राजीव के इतना कहते ही चांदनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो फिर से बिना उसकी ओर देखे चीखा, दूर रहो मुझसे, आग हूं मैं, जल जाओगी। लेखिका कविता वर्मा।